प्रधानमंत्री का जगह भारत में खाली नहीं है। नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल। सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। ममता बनर्जी पूरे विश्व में एक रोल मॉडल बनकर उभर कर आई। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला क्या बदला? वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन में क्या आए? पटना से ज्यादा दिल्ली वाली राजनीति गर्मा गई। अब यह मुद्दा उछाला जाने लगा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो इंडिया चाहता है में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है, लेकिन पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कितने दावेदार खड़े हो गए। आपको मैं यह भी दिखाऊंगा कि रेवड़ी कल्चर से देश कितना पीछे जा रहा है, और आप यह भी देखेंगे कि बादलों का बदलापुर कैसे इंसानों को बहाकर ले जा रहा है। शुरुआत प्रधानमंत्री पद को लेकर महत्वाकांक्षाओं और दावेदारी से करते हैं। आज पीएम मोदी के सामने विपक्ष में जितने नेता हैं, उनमें किसी में कुछ कमजोरी है, किसी में कुछ। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। 2024 में क्या इनमें से कोई नेता पीएम मोदी को चुनौती दे सकता है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी है राहुल गांधी। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये अटकलें तेज हो रही हैं कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। जितने दावेदार थे, उनमें एक नया नाम नीतीश कुमार का जुड़ गया है। अब सवाल है कि विपक्ष में जितने भी पीएम के दावेदार हैं, क्या उनमें से कोई पीएम मोदी को चुनौती दे पाएगा? आपको हम एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। न विपक्ष के आरोप प्रधानमंत्री मोदी की छवि को छेद पाते हैं, न सियासत का खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर को ढीला कर पाता है। वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। विपक्ष का हर दांव पीएम मोदी की शख्सियत से टकराकर चूर हो जाता है। यही वजह है कि 2014 से उनकी लोकप्रियता और जनाधार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब पीएम मोदी की जीत के उस अश्वमेध के घोड़े को पकड़ने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं। हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना बस यहीं से एक साथ तीन सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, पीएम मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष एकजुट है? सवाल नंबर 2, क्या विपक्ष किसी एक नेता के नाम पर तैयार होगा? सवाल नंबर 3, जनता के बीच किसका कितना असर रहेगा? तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। इसको समझने के लिए 23 मई 2018 की इस तस्वीर को देखिए। बेंगलुरु में जेडीएस कांग्रेस की सरकार बनी। देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने तो उस शपथ ग्रहण समारोह में समूचा विपक्ष उमड़ पड़ा। उससे लगा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ही विपक्षी एकता की गिल्ली उखड़ गई। ठीक एक साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष तिनका तिनका बिखर गया। आज भी हालात कैसे नहीं सुधरे हैं, उसको आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार आज विपक्षी एकता के पोस्टर बॉय बने हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव में वोट दिया एनडीए उम्मीदवारों को। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पार्टी के यशवंत सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार बनवा दिया, लेकिन जब उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को वोट डालने से कन्नी काट गईं। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी से थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वोट एनडीए उम्मीदवार को दे गए। वैसे ही हेमंत सोरेन भी झारखंड में सरकार कांग्रेस के साथ चलाते हैं, लेकिन वोट दिया एनडीए उम्मीदवार को।
तो सवाल है कि इस बार क्या नीतीश कुमार की पाला बदली विपक्षी एकता का चुंबक बनेगी? जो तेजस्वी कल तक स्टैम्प पेपर पर लिखकर देने को तैयार थे कि नीतीश से मिलेंगे नहीं, उनको भी लगता है कि नीतीश का करिश्मा तो नेशनल है। नीतीश कुमार के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। एकदम चलिए, आप वकील कराइए, मेरा कोर्ट में चलिए और एफिडेविट करवा दीजिए। ये पेपर का कोई मतलब है? देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या विपक्ष एक नेता के नाम पर रजामंद हो जाएगा? एक पुरानी कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। बीजेपी और एनडीए में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनका नाम है। दूसरी तरफ विपक्ष में जितनी पार्टी हैं, उतने चेहरे घूम रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें राहुल गांधी हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार उभरता नाम हो ही चुके हैं। बंगाल से ममता की हुंकार पिछली जीत से दिख ही रही है। दिल्ली के बाद पंजाब जीतकर केजरीवाल भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। दक्षिण में तेलंगाना से के चंद्रशेखर राव भी मोदी विरोध की धुरी बनना चाहते हैं। और रही बात शरद पवार की, तो पिछले 3 सालों से पीएम दावेदारों में उनका नाम उछलता रहा है। लेकिन एक का नाम उभरा नहीं कि दूसरा दबाने में लग जाता है। नीतीश के नाम पर ही विपक्षी दलों का रुख देख लीजिए। जो बिहार ने जो सैक्रिफाइस किया है, वैसे ही सैक्रिफाइस हर एक रीजनल पार्टी और हर एक ऑपोजिशन पार्टी को करना पड़ेगा। क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूं, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। वो लेडी जो है, लेडी ऑफ सब्सटेंस ममता बनर्जी, पूरे विश्व में एक रोल मॉडल बनकर उभर कर आई। अभी विपक्ष यही नहीं तय कर पा रहा कि किसके नाम पर वो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के बीच जाएगा। इसी से जुड़ा तीसरा सवाल है कि जनता के बीच किसका कितना असर रहेगा। पीएम मोदी ने 2014 से बड़ी जीत 2019 में हासिल करके अपनी कामयाबियों की एक बड़ी लकीर खींच दी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब उससे भी लंबी लकीर खींचने के लिए समूचे विपक्ष को एकजुट करने वाला एक ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा जिसका राष्ट्रव्यापी असर हो। बीजेपी इसी पॉइंट पर 2024 की रेस में खुद को विजेता महसूस कर रही है। 7 जन्म क्या, 7 जन्म क्या, 49 जन्म भी लेंगे तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। कि महत्वाकांक्षा सब पर भारी है प्रधानमंत्री बनना। क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? यहाँ तो जगह नहीं है कि उम्मीदवारों हों। 2024 में सत्ता के सबसे बड़े अनार के लिए कई दावेदार कतार में हैं, मगर होगा क्या, ये देश की जनता को तय करना है। जी, तय तो जनता को ही करना है। 2024 के लिए अब से ही चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष ये चाहता है कि वो सत्ता में आए, लेकिन उसके सपने बटे हुए हैं। अब आप देखिए कि पीएम मोदी के खिलाफ जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आता है, उनकी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। तो सबसे पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। उनकी ताकत यह है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, लेकिन कमजोरी ये कि वो पार्ट टाइम राजनीति करते दिखते हैं। कई अहम मुद्दों पर एक्टिव होंगे, कई मुद्दों पर गायब हो जाएंगे। राहुल की ताकत यह है कि उनकी पार्टी का देशव्यापी प्रभाव है, लेकिन खुद राहुल गांधी जनसंपर्क के मामले में कमजोर हैं। उनकी ताकत है कि उन्हें 18 साल से संसदीय जीवन का अनुभव है, जबकि कमजोरी यह है कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस जीती कम है, हारी ज्यादा। अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी ताकत उनकी फाइटर वाली छवि है, लेकिन कमजोरी ये कि उनमें स्थिरता की कमी है। वैसे ही बंगाल में विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक उनकी ताकत है, लेकिन कमजोरी ये कि वो बंगाल तक सीमित हैं। नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार सुशासन वाली छवि उनकी ताकत है, लेकिन बिहार तक सिमटी उनकी राजनीति उनकी कमजोरी है। दूसरे दलों के नेता भी उनके अनुभवों के कारण उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो कब पलटी मार जाएं, ये किसी को पता नहीं होता। एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी है, जिनकी जुझारू छवि उनकी ताकत है, लेकिन कमजोरी है कि
कि वो दूसरी पार्टियों में मान्य नहीं है। दिल्ली के पंजाब जीतना उनकी ताकत को बढ़ाता है, लेकिन यूपी से लेकर गोवा और उत्तराखंड में वो नाकाम भी रहे। इन सब के बीच शिवसेना नीतीश कुमार के पक्ष में उतरती दिख रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नीतीश कुमार का समर्थन किया गया, फिर भी विपक्ष के लिए आगे का रास्ता क्यों नहीं आसान दिखता है, इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बात 2024 की हो रही है, यानी 2 साल बाद की, तो हमें एक झलक 2019 की देखनी होगी, यानी 3 साल पहले की। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने दोबारा ऐसी जीत हासिल की थी जो 48 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को मिली। लोकसभा का जनादेश हम सब देशवासियों के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे। देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दी। तब भी विपक्ष अपने अपने हथियारों से लैस था। अब बिहार के तख्ता पलट के बाद विपक्ष में नई ऊर्जा आ गई है, लेकिन 3 साल पहले का घटनाक्रम यही बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से पार पाना मुमकिन नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी न्याय योजना से लैस होकर आई थी, जिसमें आम आदमी की जिंदगी सुधारने का वादा था। इससे ठीक पहले वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बना चुकी थी और राफेल रक्षा सौदे पर राहुल गांधी लगातार पीएम को घेर रहे थे। लेकिन चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि लोगों ने राहुल गांधी पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया। चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया। क्या बोला तुमने? कहते हैं चोर है। 2014 में बीजेपी ने 272 सीटें जीती थीं। उनमें 73 सीटें तो यूपी से आई थीं। उसमें भी बीजेपी को 71 सीटें मिली थीं। लेकिन 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने हाथ मिला लिया। तब माना गया कि ये इतना मारक समीकरण है कि बीजेपी के लिए यूपी जीतना आसान नहीं होगा। लेकिन पीएम मोदी ने जनता से जो अपील की तो लोगों ने दिल खोलकर उन पर भरोसा किया। बुआ हो या बबुआ, यूपी की समझदार जनता को ये लोग सिर्फ जाति में बांटकर देखते हैं। उपचुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। तब उन्होंने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीती थी। लेकिन आज नीतीश का रुख बता रहा है कि अगला चुनाव वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। सवाल है कि वो लड़ने के लिए होगा या लड़कर जीतने के लिए होगा। नीतीश कुमार की पार्टी का मकसद साफ दिखता है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। जेडीयू का गणित है कि बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, यानी बहुमत के लिए जरूरी 272 से 31 सीट ज्यादा। जेडीयू को लगता है कि अगले चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की जीती हुई 18 सीटें हार जाएगी और बिहार की 17 सीटें, यानी 35 सीटों का सीधा घाटा। इस तरह बीजेपी सिर्फ पश्चिम बंगाल और बिहार के जरिए बीजेपी को 268 पर ला देगी, यानी बहुमत से 4 नीचे। अगर बाकी राज्यों में भी बीजेपी की हार हुई तो जेडीयू इस तरह पीएम मोदी को रोक देगी। लेकिन अगर बीजेपी का अपने दम पर भी बहुमत नहीं रहेगा तो इसको भी वो अपने लिए फायदे का सौदा मान रही है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। 30 का संख्या उनको ज्यादा है। बंगाल से उस 30 में 16 बंगाल से हैं और बिहार में 17 गो हैं। 272 के नीचे जहां आए उनके पटिया में जो तानाशाही चल रहा है सब तो खटवाया हुआ, हम लोगों से भी मिलता है ना लोग। विपक्ष का नया चेहरा बने जेडीयू के आज के गणित को पीएम मोदी ने पिछले चुनाव में ही समझ लिया था। इसको समझने के लिए आप 2019 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। 2019 से 2022 आते हुए भी राष्ट्रीय फलक पर तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है। किसानों के जबरदस्त आंदोलन और विरोध के बावजूद
यूपी का चुनाव जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की छवि के नाम पर बीजेपी जीत गई, वो बताता है कि विपक्ष को अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है। और अब जल्दी से ये समझ लीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलने वाली बीजेपी दूसरे दलों से आगे क्यों है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा है। दूसरी बात यह कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और चुनाव दर चुनाव पूरा एक्टिव रहती है। यह इकलौती पार्टी है जिसने बूथ स्तर तक अपना माइक्रो मैनेजमेंट मजबूत किया। पहले इसकी हिंदुत्ववादी छवि थी, लेकिन बाद में राष्ट्रवादी छवि भी जुड़ गई। बीजेपी की एक ताकत यह भी है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन मंत्रालयों को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं। कांग्रेस ने यह मांग की है कि उसे कैबिनेट में सम्मानजनक स्थान चाहिए। अब यह साफ नहीं कि सम्मानजनक संख्या क्या है। वहीं हम के नेता जीतन राम मांझी भी 4 विधायकों के दम पर 2 मंत्री पद चाहते हैं। तो आप देखिए सरकार बनते ही किस तरीके से मतभेद की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज को खबर यह भी मिली कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग की है। हालांकि एबीपी न्यूज ने जब तेजस्वी से यह सवाल पूछा, वो टाल गए। अब आप सुनिए कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास क्या कहते हैं। सम्मानजनक सब पार्टी घटक को सम्मानजनक व्यवहार हो, यही है। और जहाँ तक संख्या की बात है, मिनिस्टर कितना बनेंगे, उसमें हम इतना चाहेंगे कि कांग्रेस को सम्मानजनक जो भी स्थिति हो वो मिलेगा। अब जो ये सम्मानजनक शब्द है, इसके क्या मायने मतलब है, जरा समझते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये सम्मानजनक क्या किसी सिर फुटअव्वल की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, ये एक बात तो साफ है कि जो मंत्रालय बंटवारे को लेकर बात हुई है उसमें 2 घटक है। एक है महागठबंधन और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ में हम पार्टी है और दूसरी तरफ महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, जिसमें लेफ्ट पार्टी ने अभी तक दावा नहीं किया। तो ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी दोनों के खाते में बीजेपी के पास, बीजेपी के कोटे में जितनी सीटें थी उसको देने की बात हुई है। अब महागठबंधन की पार्टियां जैसे आरजेडी और कांग्रेस के पास, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 17 सीटें उनको दी गई है, 17 मंत्री पद। तो ऐसे में 17 में से कांग्रेस को कितना दिया जा सकता है, क्योंकि कुल 36 है, जिसमें से 32 पर मंत्रिमंडल में शपथ होना है, 2 और 4 और रहेगा बाकी। तो ऐसे में 17 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में किस तरह से बंटवारा होता है, ये देखना होगा। और यही वजह है कि भक्त चरण दास का ये स्टेटमेंट आना कि सम्मानजनक होना चाहिए। अच्छा, ये मंत्रियों के नाम का ऐलान कब तक हो जाएगा प्रकाश? कुछ अंदर खाने से जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। वो जो आरजेडी की तरफ से जो नंबर फाइनल हुआ है उस पर किन किन नामों का है वो अंतिम मुहर लगना है। और ये बताया जा रहा है कि 16 तारीख को शपथ ग्रहण कराया जा सकता है 15 अगस्त के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए आपका। और समझिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल को बहुत जोर शोर से उठाया कि जनता को लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए मुफ्त वाला वादा ठीक नहीं है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठा दिए। तो कैसे मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चक्कर में देश के टैक्स पेयर्स के दिए हुए करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, उसे जानने के लिए आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। थ्योरी 1, मुफ्त का दान, भविष्य पर नहीं ध्यान, अर्थव्यवस्था कुर्बान।
दुनिया में 39 अमीर देश ऐसे हैं वो अपने बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देते हैं। वो देश अमीर इसी वजह से बने क्योंकि वो अपने बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। इसको फ्री भी और फ्री की रेवड़ी बोलने वाले देश के गद्दार हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ़ करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ़ नहीं किए जाते तो मैं समझता हूँ आज देश इस तरह से घाटे की स्थिति में नहीं होता। थ्योरी 2, जनता का धन जनता के लिए, फ्री नहीं, जन कल्याण। थ्योरी 3, लोकतंत्र में जनता के पास होती है सरकार की चाबी। जनता की इस चाबी को अपने पक्ष में घुमाने के लिए राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं मुफ्त वाली योजनाओं का। मुफ्त वाली चाबी घुमाई और सरकार का ताला खुल गया। फ्री वाली रेवड़ी या जन कल्याण। देश की राजनीति में फ्री वाली घोषणा पर यह बहस पिछले कई दिनों से छिड़ी हुई है। शुरुआत 16 जुलाई को हुई जब प्रधानमंत्री ने फ्री वाली पॉलिटिक्स पर रेवड़ी कल्चर वाला प्रहार किया। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इसके बाद 10 अगस्त को भी एक सरकारी कार्यक्रम में पीएम ने फ्री वाली पॉलिटिक्स के चलते टैक्स पेयर पर बढ़ते बोझ का जिक्र किया, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। रेवड़ियों से छूट तक की राजनीति अरविंद केजरीवाल का चरित्र बन गई। आप है ना असत्य अरविंद पार्टी। ये तो बात हुई सियासत की, लेकिन ये बात अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है इस अपील के साथ कि क्यों ना राजनीतिक दलों के फ्री वाले ऐलान पर रोक लगाई जाए। आज हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों का कल्याण जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी को हो रहे नुकसान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने जन कल्याण और अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के बीच संतुलन बनाने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने की बात कही थी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। फ्री वाली घोषणा को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग तर्क हैं। जिन्हें फायदा चाहिए वो कहते हैं कि यह कल्याणकारी सरकार की अवधारणा है, हमें फायदा मिलना चाहिए। जो विरोध में है वो कहते हैं कि पैसा विकास में लगना चाहिए। जो पक्ष में है वो कहते हैं कि फ्री इलाज, फ्री शिक्षा, सस्ती बिजली पानी जन कल्याण है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटी, फ्री टीवी जैसी चीजों से अर्थव्यवस्था को नुकसान है। फ्री के पक्ष वाले लोग कहते हैं कि जनता का पैसा जनता के काम आ रहा है, जबकि विरोधियों का मानना है कि सरकारें जनता को फ्री में जो सुविधाएं देती हैं उसे अतिरिक्त टैक्स बढ़ाकर पूरा करती हैं, यानी बोझ जनता पर ही पड़ता है। 1.5 से 2 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, तो अगर इसमें फ्री का सामान भी जोड़ दिया जाए तो सीधा सीधा लोड टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ता है। देश को, प्रदेश को टैक्स बढ़ाने पड़ जाते हैं क्योंकि उनके बजट का घाटा निरंतर बढ़ता जाता है, उनको उधार लेना पड़ जाता है, तो इसका भी बोझ आखिर में जाके टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ता है। सवाल यह है कि फ्री की योजनाओं पर खर्च करते वक्त सरकारें अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे बोझ का ध्यान क्यों नहीं रखती हैं? नतीजा ये होता है कि कर्ज बढ़ता जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार मुफ्त वाली योजनाओं पर साल 2022-23 में 27,541 करोड़ खर्च कर रही है, जबकि उस पर मार्च 2022 में ही 3.98 लाख करोड़ का कर्ज है। इसी तरह बिहार 1100 करोड़ मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रहा है, जबकि उस पर 2.46 लाख करोड़ का कर्ज है। झारखंड 6,655 करोड़ फ्री योजना में लगा रहा है, जबकि उस पर 1.17 लाख करोड़ का बकाया है।
मध्य प्रदेश 21,000 करोड़ रुपए फ्री योजनाओं पर खर्च कर रहा है, जबकि उस पर 3.17 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब 17,000 करोड़ खर्च करता है, जबकि कर्ज है 2.82 लाख करोड़। राजस्थान 8,480 करोड़ खर्च करता है, जबकि कर्ज है 4.77 लाख करोड़। पश्चिम बंगाल 18,877 करोड़ फ्री योजनाओं में लगाता है, जबकि उसका बकाया है 5.62 लाख करोड़। हरियाणा 639 करोड़ खर्च करता है, जबकि उस पर कर्ज है 2.79 लाख करोड़। दिल्ली सरकार 4,208 करोड़ रुपए मुफ्त की योजनाओं पर खर्च कर रही है, जबकि उस पर कर्ज है 20,886 करोड़ का। नतीजा यह होता है कि कर्ज को पाटने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ता है, ताकि अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात एससीओ की बैठक में तजाकिस्तान में हो सकती है। तो एक तरफ भारत आजादी के 75वें साल में पाकिस्तान से बेहतर रिश्तों की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस जश्न आजादी में भी उरी पार्ट 2 करने की कोशिश की। राजौरी में हमारे जांबाजों ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तानी आतंक से आखिर आजादी कब मिलेगी? पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम, उरी पार्ट 2 की थी कोशिश, सेना ने नाकाम की साजिश। पाकिस्तान मचल रहा है। पाकिस्तान की शहर पर आतंकी 15 अगस्त की खुशियों को मातम में बदलने को दिख रहे हैं, लेकिन भारत की सेना के जवान पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए चौकन्ने हैं। जम्मू के राजौरी इलाके में 35 किलोमीटर दूर परगल इलाका है। यही मौजूद था सेना की यूनिट राजस्थान राइफल्स का कैंप। आज तड़के 3:30 बजे 2 फिदायीन आतंकवादियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। राजस्थान राइफल्स के इस कैंप में उस वक्त करीब 50 से 60 जवान मौजूद थे। कैंप की सुरक्षा में तैनात जवानों को शक हुआ तो उन्होंने आतंकियों को ललकारा। जवानों की आवाज सुनते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना के जवानों ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए। सेना और आतंकियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। पुलिस को शक है कि मारे गए आतंकी सरहद पार से आए थे और इनका संबंध लश्कर से हो सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबली एलईटी का ही अभी तक रिपोर्ट्स हैं, बट अभी इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन। डर है कि कुछ आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं, लिहाजा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि उसे खुफिया एजेंसी से पहले ही अलर्ट मिला था कि 2 से 3 आतंकी 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सेना के जवानों के तुरंत एक्शन के चलते एक बड़ी अनहोनी टल गई। 18 सितंबर 2016 को ही उरी में ऐसे ही आर्मी कैंप पर रात के अंधेरे में सोते हुए जवानों पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। उसके 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, लेकिन लगता है कि उस स्ट्राइक से भी पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया। राजौरी से अजय बाचलू की रिपोर्ट। एक बादल फटा और मौत का सैलाब बहने लगा। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या जम्मू और कश्मीर, ये कुदरत की खूबसूरत नेमत है। लेकिन इन जगहों पर जिस तरह पहाड़ फटे हैं, उससे लगता यही है कि ये कुदरत का बदलापुर है। आप देखिए पहाड़ फटने की आंखों देखी तस्वीरें और उससे उपजे दहशत पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बादलों के इस बदलापुर की पूरी दर्द दास्तां दिखाएं, उससे पहले एक झलक ये देख लीजिए कि अपनी ही बनाई जन्नत को कुदरत ने कब्रगाह में कैसे तब्दील कर दिया।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये सारी की सारी तबाही महज कुछ सेकंड्स में आई है। जी हाँ, कुछ सेकंड्स। देखिए, ईंट पत्थरों की जिस इमारत पर इंसान को गुरूर था, उसकी जमीन कैसे खिसक गई। ऐसा लग रहा है कि सैलाब ने इंसान की बस्तियों को स्वाहा करने की सौगंध सी खा ली हो, वो भी बिना चेतावनी दिए। और उसका पहला शिकार हुई अनी इलाके में बनी 6 दुकानें, जो एक के बाद एक पानी में समा गई। ये जी, पहले यहाँ पे दुकानें होती थी, ये सारा बह गया है। ये अन्नी के खड का मंजर। खोलते पानी का ये शोर कुल्लू के लोगों के लिए किसी डरावने सपने जैसा है। वो जितना भाग रहे हैं, पहाड़ों को चीरता सैलाब उतनी ही तेजी से उनका पीछा कर रहा है। इस मॉनसून हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बेहिसाब तबाही हुई है। सवाल ये कि पहाड़ों में हर साल बारिश होती है, लेकिन इस साल सबसे ज्यादा बर्बादी क्यों हो रही है? आखिर सुरक्षित इलाकों में सैलाब क्यों आ रहा है? सैलाब का शिकार इंसानी बस्तियां क्यों बन रही हैं? इन सारे सवालों का जवाब एक ही है, बादलों का बदलापुर। बादल फटने की जैसी घटना कुल्लू के आनी में हुई है, इस मानसून में वैसी कई घटनाएं पहाड़ों में हुई, जिनकी वजह से आबादी वाले इलाकों के आसपास मौजूद बरसाती नाले उफान मारने लगते हैं और सैलाब के वेग में सब कुछ दफन हो जाता है। दफन का मतलब सचमुच में सब कुछ दफन, हर चीज की जल समाधि। शिमला से लेकर कुल्लू तक सैकड़ों कीमती गाड़ियां कबाड़ बन गई। कहीं उन पर मलबे की चादर चढ़ गई, तो कहीं वो बरसाती नाले की गोद में समा गई। और ऐसा तभी होता है जब बादल फटता है। और अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर ये बादल फटते ही क्यों हैं? ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होती हैं? वैज्ञानिक सुनामी की चेतावनी तक दे देते हैं, तो वो बादल फटने की चेतावनी क्यों नहीं देते? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन कुदरत के इस रहस्य को विज्ञान की नजर से बताएं, उससे पहले कुल्लू से ही आई बर्बादी की आंखों देखी भी सुन लीजिए। ये देखिए, ये रोड का कोई नामो निशान नहीं है। ये गाड़ियाँ, ये देखो छिनोक वाले रास्ते का पुल कम से कम 200 मीटर आगे पहुंचाया है। और अब बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल यह था कि 2024 में क्या इनमें से कोई नेता पीएम मोदी को चुनौती दे सकता है? नीतीश कुमार को 26% लोग मानते हैं, ममता बनर्जी को 19% मानते हैं, जबकि सबसे ज्यादा राहुल गांधी को चुनौती मानने वाले 55% लोग हैं। तो इंडिया चाहता है में आज फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।